हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा। और चार्ज का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी था कि टू लाइक चार्जेस जैसे कि प्लस एंड प्लस या माइनस एंड माइनस है तो ये आपस में रिपल करते हैं, और अगर प्लस और माइनस है तो अट्रैक्ट करते हैं। अब व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गवर्न्ड बाय द कूलम्स लॉ। तो हम लोग आज सीखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में सबसे पहले सपोज दैट मेरे पास अगर दो चार्ज है, पॉइंट साइज चार्जेस है, पॉइंट साइज, इसको दिमाग में रखना है कि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ चार्ज पर नहीं ये लॉ वैलिड है, केवल पॉइंट सोर्स के लिए। तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है, एक का वैल्यू है Q1, दूसरे का वैल्यू है Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो R है, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स आएगा वो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और दूसरा वही फोर्स, उसी फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। कहने का अर्थ है अगर हम दोनों में से किसी एक भी चार्ज का या दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड घटाते हैं तो फोर्स घट जाएगा। दूसरा पार्ट जो था इस फोर्स का कि अगर हम लोग दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस हम लोग कम करते हैं तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाएगा। अब इन दोनों को, इसको न्यूटन्स के लॉज में शामिल किया गया है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी है, हमको इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करना है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम इसको स्पेसिफिक बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि K क्या है। K इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। एप्सिलॉन ये नेचर ऑफ द मीडियम को डिस्क्राइब करता है। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग दो पॉइंट चार्जेस लिए तो उनके बीच जो फोर्स है, दोनों के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, वो भी डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर। मीडियम के इस नेचर यानी इस परमिटिविटी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अब आते हैं इसको हम लोग इस जनरल फॉर्म को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशल बनाते हैं। तो अगर मान लो कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम एयर आ रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर मीडियम एयर आ रहा है तो ये फोर्स, ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग उस वक्त कहते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ये इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एंड पर न्यूटन। इस यूनिट को डिराइव करने के लिए आपको इस फॉर्मूले में जाना होगा, वहां आपको इसके जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पुट करना होगा। बाकी आप एप्सिलॉन नॉट को यहाँ, F को यहाँ प्लेस कीजिए और सारे यूनिट पुट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ये इसको, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कहते हैं। ठीक, अब हम एप्सिलॉन नॉट से जब रिप्लेस करते हैं, मतलब यानी दोनों चार्जों के बीच Q1 एंड Q2 के बीच में जो मीडियम है, दोनों के बीच जो मीडियम है इसको एयर या वैक्यूम कर देते हैं, तो एप्सिलॉन को उस फार्मूले में आप एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करेंगे तो उस समय जो दोनों चार्ज के बीच फोर्स आएगा वो कहलाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको रेगुलर यूज में आएगा जब तक कि आपसे कहा नहीं जाए कि दोनों चार्ज के बीच एक स्पेशल टाइप के मीडियम है। तो जब भी क्वेश्चन है सीधा आपको ये एप्सिलॉन नॉट लेके ही बनाया जाना है। लेकिन अगर कह लें कि दोनों के बीच मीडियम कुछ अलग है
तब वो आपको एप्सिलॉन में जाना होगा, उस मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इजी अंडरस्टैंड के लिए इसका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एप्सिलॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। तो हम लोग जब दो चार्जेस को अगल बगल में, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स बनता कैसे है, Q1 एंड Q2। तो दोनों चार्ज अगर मान लो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं, तो इनके बीच लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये लाइन ऑफ फोर्सेस जितना ज्यादा होंगे इनके बीच फोर्स उतना ज्यादा होगा, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगे तो फोर्स भी कम होगा। अब मीडियम क्या करता है कि इन लाइंस को अपने से कितना परमिट करता है, अपने से होके एक चार्ज से बना हुआ लाइन दूसरे तक कितना परमिट करता है, ये डिसाइड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मान लो किसी मीडियम की परमिटिविटी अधिक है तो इसका मतलब है कि वो अपने से होके जाने वाले लाइंस को ज्यादा अपोज करता है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो वो इसका मतलब है कि वो अपने से होके लाइन को ज्यादा परमिट करता है, यानी परमिटिविटी कम होने का मतलब है लाइंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी फोर्स दोनों के बीच ज्यादा हो जाएगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। और अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो लाइंस कम हो जाएंगे और वो जो फोर्स है दोनों के बीच जो बाइंडिंग फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वो कम हो जाएंगे। अब परमिटिविटी में सबसे पहले आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक्चुअली किसी मीडियम का परमिटिविटी का कंपैरिजन है विद एयर की जितनी परमिटिविटी होती है उसके कंपैरिजन में मीडियम में की परमिटिविटी कितनी है, वो कितना परमिट करता है उस लाइन अपने से लाइन ऑफ फोर्सेस को, ये कंपेयर करना होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कैसे होता है। कि सपोज दैट मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है चार्ज Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस r है और यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर है, तो इनके बीच जो फोर्स बनेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कि ये अगर एयर लेना हो तो आपको ये एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ता है। दूसरा, उन्हीं दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में ले आते हैं, डिस्टेंस में कोई अल्टरनेशन नहीं, कोई चीज नहीं, और ये कोई मीडियम है, तो इनके बीच जो अब फोर्स बन रहा है मीडियम में रहते हुए वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन इस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाएगी, मीडियम का जो ओरिजिनल परमिटिविटी है परमिट करने का, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर का हो जाता है। तो अब इनको अगर हम रेशियो देते हैं कि सपोज दैट F0/Fm देते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ ऊपर एप्सिलॉन और यहाँ नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का कंबाइंडली इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r, यानी यही है रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन एयर टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन दे आर इन medium. This gives the relative permittivity of the medium. That means it is the comparison of the permittivity of this medium with this one. So how many times the permittivity of this medium is to this medium? यानी एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन r into एप्सिलॉन नॉट। This shows the number of times the permittivity of medium with the medium of air medium or vacuum. एप्सिलॉन r को sometimes हम लोग जो है k से भी डिनोट करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। एप्सिलॉन r को कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। असल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि दो अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग नेमिंग चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं। कूलम्ब्स लॉ को का जो मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म थे वो हमने पहले ही देख लिए, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म जिसमें हमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना है, वो किधर एक्ट करता है, इस चीज़ को भी बताना है, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हमें कुछ चीज़ ध्यान में रखते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। यानी कि अगर दो चार्ज है प्लस प्लस या माइनस माइनस तो वो रिपेल करेंगे, और अगर एक प्लस दूसरा माइनस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स होगा, वो इतना होगा। और अब आते हैं कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो किधर काम करेगा ना, एक्स लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा। यहाँ भी हमने दिखाया है। तो सबसे पहले देखते हैं इस केस में हमने एक वेक्टर फॉर्म में सब चीजों को दिखाया है। दो चार्जेस हैं q1 एंड q2, दोनों का पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 है। ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसके लिए हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे जो हमने क्लास 11 में वेक्टर में सीखा था। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसको निकालने का तरीका भी हम लोग जानते हैं, जो r2 माइनस r1 होगा। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेंगे, चूंकि हम मान के चलते हैं कि दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो इनका जो फोर्स एक्ट करेगा 2 पर और बाय 1, एक के चलते दूसरे पे जो फोर्स काम करेगा वो इधर एक्ट करने वाला है, इस लाइन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करने वाला है। तो फोर्स ऑन q2 बाय q1 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और डायरेक्शन जो आएगा वो डायरेक्शन आएगा वो जो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसके अलोंग 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके यूनिट वेक्टर से, चूंकि इस वेक्टर के लाइन अलोंग में हो रहा है तो इसके यूनिट वेक्टर से उस डायरेक्शन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि किसी यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ r21 यूनिट वेक्टर था तो r21 वेक्टर को r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, तो इस जगह पे आपको r21 वेक्टर आएगा और इसके नीचे जो मैग्नीट्यूड था उस मैग्नीट्यूड को इसके साथ ले जाते हैं तो ये पावर 3 में आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर दोनों चार्ज q1 और q2 के बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आते हैं इस पार्ट में कि ये जो फोर्स एक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। तो हम पहले ही बता दें कि अगर हम इसको दोनों को प्लस या दोनों माइनस मानते हैं तो ये q2 जो q1 पे फोर्स लगाएगा वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो इस लाइन में दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग काम करेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, उसके लिए हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाएंगे 2 से 1 की तरफ। दिस इज 2 से 1 की तरफ कहने का मतलब है ये r12 ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करे यानी इसी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका यूनिट वेक्टर चूज करते हैं, वो यूनिट वेक्टर ले लिए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 यहाँ पर ये कैसे होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इस यूनिट वेक्टर को पाने के लिए हम उसके वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये जो 2 था यहाँ पावर 2 था वो पावर 3 में कन्वर्ट हो गया और ये जो यूनिट वेक्टर था उसके जगह पे ये यहाँ दिख रहा है। अब अगर हम लोग देखें दोनों को दोनों फोर्सेस को, फोर्स ऑन 2 बाय 1 ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r21 का पावर 3 और ये एक हम नेगेटिव साइन यहाँ लेते हैं, अभी रखते हैं इसको r21 वेक्टर। इसके डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करने पर वो होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r21 पावर q। इसमें हम एक नेगेटिव
पहले रखते हैं यहाँ और इसके साथ एक नेगेटिव यहाँ पे देते हैं। तो इसको जैसे आप नेगेटिव देते हो तो ये वेक्टर चेंज कर जाता है, यानी 1 2 हो जाता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो पाते क्या है कि माइनस ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, चूंकि R21 का जो मैग्नीट्यूड है और R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का ये जो लिए थे हम यहाँ से और यहाँ पर जो लिए थे वो दोनों सेम है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये पूरा पार्ट इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो -4 1 2, तो F21 आप देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस, यानी 2 पे एक ने जो फोर्स लगाया है वो और 1 पे दूसरे ने जो फोर्स लगाया है वो दोनों इक्वल है और अपोजिट है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आपको याद रखना है कुछ चीजें, जैसे कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, यानी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल फॉर point charges. Second thing you have to remember, Coulomb's law is not a universal law. Coulomb's law is not a universal law. तो कैसे ये यूनिवर्सल है? क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो आपका ये लॉ भी चेंज कर जाता है, वहां उसका फॉर्मूला भी चेंज कर जाता है। जैसे जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो एप्सिलॉन की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है, और ये एप्सिलॉन का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। यानी आप जैसे ही आप प्लेस चेंज करते हैं या मीडियम चेंज करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्म भी चेंज कर जाता है। बाकी के सारे पार्ट वैसे रहेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², इसमें भी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², लेकिन आपने मीडियम चेंज कर दिया है तो यहाँ पर मीडियम को रिप्रेजेंट करने वाला जो परमिटिविटी है वो चेंज कर जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। There are few more things you have to remember. The Coulomb force between two charges के बारे में आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। जैसे जो फोर्स होते हैं, कूलम्ब फोर्स होते हैं दो चार्ज के बीच में, ये सेंट्रल फोर्स है। कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स मतलब जो फोर्स दोनों को मिलाने वाले, दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलाउंग एक्ट करता है, इधर एक्ट करे या इधर एक्ट करे या इधर। जो फोर्स दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलाउंग एक्ट करता है उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। दूसरा, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है वो डिपेंड करता है मीडियम की परमिटिविटी पे, डिपेंड करता है मीडियम की परमिटिविटी, डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी मीडियम चेंज होने से दोनों के बीच फोर्स भी चेंज कर जाएगा। तीसरा चीज जो आपको याद रखना है इसमें, कूलम्ब्स लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जो भी लॉ इस फॉर्म को ओबे करता है उसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अब आते हैं कि कूलम्ब फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि ये बहुत दो नजदीक के अलावे ये बहुत दूर दूर रखे हुए दो चार्जों के बीच में भी ये फोर्स एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। कूलम्ब फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड द लास्ट वन, कूलम्ब फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्ब फोर्स is a conservative force. Students, that's all.
and next video we will discuss more thing from electrostatic part.